Today I am starting the most important unit of competitive physics. It is rotational mechanics. बच्चों मैकेनिक्स को किसी भी कंपटीशन की फिजिक्स का अगर कोई भी कंपटीशन हो रहा हो, चाहे वो जेई एंट्रेंस हो, चाहे वो नीट का एंट्रेंस हो, उसमें मैकेनिक्स को फिजिक्स की बैकबोन माना जाता है। और मैकेनिक्स में भी सबसे ज़्यादा आने वाला पार्ट है रोटेशनल मैकेनिक्स। पूरी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मुश्किल यूनिट रोटेशनल मैकेनिक्स मानी जाती है और वही यूनिट हम आपके सामने आज ला रहे हैं इन ए मोस्ट सिंपल वे। राइट, देखिएगा बच्चों, द वेरी फर्स्ट हेडिंग इज सेंटर ऑफ मास। द वेरी फर्स्ट हेडिंग इज सेंटर ऑफ मास। The entire mass of the body is supposed to be centered. पहले एक बार बंद कर से दोबारा लेक्चर बनाएंगे। Center of mass, the entire mass of the body is supposed to be centered at a point called center of mass. Center of mass. बच्चों, किसी भी बॉडी का पूरा मास एक पॉइंट पर सेंटर्ड होता है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास माना जाता है। बच्चों, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इस बात पर डिस्कशन बाद में करेंगे। आपको बता दें, ये जो न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, इनको लगाने की शर्त क्या है? व्हेन दे होल्ड्स गुड। बेस्ट रिजल्ट्स कब आएंगे? बेस्ट रिजल्ट्स जब आएंगे जब बॉडी का जो मास हो वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बॉडी हो। बच्चों, बट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ वी डील विद द ऑब्जेक्ट्स विच आर हैविंग वेरी वेरी लार्ज डायमेंशंस, जिनका साइज बहुत बड़ा है, जिनकी शेप इरेगुलर है, सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल बॉल जैसे, सिमेट्रिकल शेप का मतलब है जैसे बॉल, अनसिमेट्रिकल शेप का मतलब है जैसे एक पत्थर। तो ऐसे में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाएंगे तो फिर जो इरेगुलर साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी तो इम्पॉसिबल हो जाएगी। बच्चों, इसीलिए हमने एक कॉन्सेप्ट मान लिया, द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी सेंटर्ड एट ए पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। And the entire mass of the body, ये कोई बॉडी है, is supposed to be centered at a point called center of mass। किसी भी बॉडी का पूरा मास एक पॉइंट पर सेंटर्ड मानते हैं, उस पॉइंट को बच्चों क्या कहते हैं? उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। राइट, The body moves as a whole, WHOLE, as center of mass is moving। बॉडी के मोशन की स्टडी कर लें या सेंटर ऑफ मास की मोशन की स्टडी कर लें, एक ही बात है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे, जब भी कोई इरेगुलर बॉडी हमारे सामने आएगी तो हम उसके मोशन की किसके मोशन की स्टडी करेंगे? उस इरेगुलर बॉडी की या उसके सेंटर ऑफ मास की? उसके सेंटर ऑफ मास की स्टडी करेंगे, क्योंकि वो एक पॉइंट पर सेंटर्ड है और पॉइंट मास के लिए सारे न्यूटन्स लॉज लगाए जा सकते हैं। वो बॉडी की वेलोसिटी पूछेगा, हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताएंगे। वो बॉडी का एक्सीलरेशन पूछेगा, हम सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बताएंगे। आई थिंक बच्चों, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। I think concept is quite clear. Of a two-particle system, बच्चों देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम निकालेंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है हम किसी बॉडी की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालेंगे, पता लगाएंगे कि बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ मास कहां पर है। बच्चों, ये कोई बॉडी हमने ली,
और हम इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास को पता लगाना चाहते हैं। बच्चों सपोज ये बॉडी दो पार्टिकल से मिलकर बनी है, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2। पार्टिकल नंबर 1 का ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है बच्चों। पार्टिकल नंबर 1 का पोजीशन वेक्टर R1 है। पार्टिकल नंबर 2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। बच्चों आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताता है। पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए क्या चाहिए हमें? कोऑर्डिनेट्स चाहिए बच्चों, कोऑर्डिनेट्स, या पोजीशन वेक्टर बता दो, पार्टिकल की पोजीशन का खुद ब खुद पता लग जाएगा। देखिए बच्चों एक बार फिर रिपीट करते हैं। बच्चों हमने एक बॉडी ली, एक ऐसी रिजिड बॉडी जो दो पार्टिकल से मिलकर, अभी हम रिजिड बॉडी की भी डेफिनेशन बताएंगे आपको इस आर्टिकल के बाद। हमने एक बॉडी ली, एक रिजिड बॉडी है जो दो पार्टिकल से मिलकर बनी है। इसमें पार्टिकल नंबर 1 है, इसमें पार्टिकल नंबर 2 है। यूं तो बॉडी इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। बच्चों अगर हम बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स ले लेंगे तो हमारी स्टडी बहुत टिपिकल हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सिर्फ दो पार्टिकल्स को लिया। ये बॉडी है, ये पार्टिकल नंबर 1 से बनी, ये पार्टिकल नंबर 2 से बनी। पार्टिकल नंबर 1 का मास m1 है, पोजीशन वेक्टर r1 है। पार्टिकल नंबर 2 का मास m2 है, पोजीशन वेक्टर r2 है। बच्चों आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों अब बोर्ड पर देखेंगे बहुत ध्यान से। बच्चों देखिए न्यूटन ने बताया था कि इस यूनिवर्स की किन्हीं भी दो मास बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। एक मास बॉडी दूसरी मास बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। देखिए बच्चों 1 मास वाली बॉडी 2 को अपनी तरफ खींचेगी, कितनी फोर्स लगेगी? फोर्स लगेगी F21 वेक्टर, छोटा f सफिक्स 2 पर फोर्स लगा रहा है 1। इसी तरीके से सेकंड पार्टिकल भी 1 को अपनी तरफ खींचेगा। कैसे खींचेगा देखिएगा, यहां पर खींचेगा F12। बच्चों सपोज एक्सटर्नल फोर्स जो हमने मान ली है वो एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लग रही है, दैट इज F1 यहां पर लग रही है बच्चों F। अगर बच्चों हम कहें आपसे टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी निकाल दो, तो ये टोटल फोर्स कहां पर लग रही होगी? बच्चों इनके बीच में कोई हाइपोथेटिकल पॉइंट भी जरूर होगा जिसका नाम होगा सेंटर ऑफ मास। और ये हो गया बच्चों RCM, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, जो आज के लेक्चर का हीरो है, जिसकी पोजीशन को हमें पता लगाना है। यानी आज हमें क्या पता लगाना है? RCM वेक्टर की पोजीशन को पता लगाना है। बच्चों अगर हम आपसे कहें, अगर dVCM अपॉन dt इज इक्वल टू, देखिए बच्चों इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, d अपॉन dt m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m
m मतलब टोटल मास ऑफ द बॉडी, और आप जानते हैं m का मतलब है m1 प्लस m2, तो इसे रिप्लेस कर देंगे हम क्या, m1 प्लस m2। आई थिंक बच्चों बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, और आगे चलते हैं। अब इट इज वेरी क्लियर टू यू दैट VCM किसके बराबर होगा बच्चों, VCM बराबर होगा m1 v1, VCM आ गया बच्चों m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों निकालने चले थे हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, और आ गई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। यू नो आजकल ऑफर चल रहे हैं एक के साथ एक फ्री, तो ऐसे ही एक ऑफर हमें भी मिल गया। हमें RCM निकालना था, पहले VCM मिल गया, गिफ्ट मिल गया, अब RCM मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा RCM, आप देखिए। VCM को हम लिख सकते हैं, सोचिए DRCM अपॉन dt, V1 को dr1 अपॉन dt, V2 को dr2 अपॉन dt, और मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन dt m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। मैथमेटिकली ये इक्वेशन कह रही है आपसे, द इक्वेशन स्पीक्स इटसेल्फ दैट RCM किसके बराबर होगा बच्चों, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस, इसके बराबर होगा बच्चों। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास निकल कर आ चुका है। एक बार और इसे डिराइव करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, एक बार और रिपीट करते हैं पूरे डेरिवेशन को। बहुत बच्चों हमने एक अनसिमेट्रिकल बॉडी ली, दो पार्टिकल्स 1 और 2 से मिलकर बनी हुई है। 1 का पोजीशन वेक्टर r1 मास m1, 2 का पोजीशन वेक्टर r2 मास m2, और 1 2 को अट्रैक्ट कर रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, F1 फोर्स से। 2 1 को अट्रैक्ट कर रहा है F12 फोर्स से, और इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास और अब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, RCM निकालना है। इस पूरी फिगर में सपोज दो फोर्सेस है, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बाहर से लग रही हैं। हमने टोटल फोर्स निकाला, अगर आप देखेंगे, हालांकि वो पार्ट अब बोर्ड पे नहीं है, तो वो पार्ट था F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। F12 और F21 ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। बच्चों हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है। इसका मतलब हमें RCM निकालना है बच्चों। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी क्या होगी बच्चों, टोटल फोर्स को हमने F वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, सारी फोर्सेस का वेक्टर सम ले लेंगे, F1 वेक्टर, F12 वेक्टर, F21 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, सारी फोर्सेस का वेक्टर सम ले लिया। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और ये टोटल फोर्स कहां पर लग रही होगी बच्चों, ये टोटल फोर्स लग रही होगी सेंटर ऑफ मास को, तो ये गलत नहीं होगा अगर हम इसे FCM लिखें। और आप जानते हैं बच्चों F12 और F21 इंटरनल फोर्सेस है, F1 प्लस और F2 एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन को फॉलो करती हैं।
इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। नतीजा क्या हुआ बच्चों? नतीजा ये हुआ FCM वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। F1 वेक्टर क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। F2 वेक्टर क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। FCM की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों? आप सभी जानते हैं टोटल मास M dVCM अपॉन dt, वेक्टर का साइन। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ आप जानते हैं, इसकी जगह लिखेंगे M1 dV1 अपॉन dt प्लस M2 dV2 अपॉन dt। आपको याद होगा फॉर्मूला F इजिकल टू ma, ये वही फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। M एक्सेलरेशन dVCM अपॉन dt, M1 dV1 अपॉन dt, M2 dV2 अपॉन dt। बच्चों अब आगे चलते हैं इस डेरिवेशन में, देखिएगा ध्यान से। F12 और F21 वेक्टर्स ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और फोर्स बची F वेक्टर इजिकल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। और आप जानते हैं हमने माना हुआ है कि वो फोर्स कहाँ पर लग रही है, वो फोर्स अगर बॉडी के अंदर किसी पॉइंट पर लग रही है तो वो फोर्स सेंटर ऑफ मास पर लग रही है। इसलिए F वेक्टर FCM वेक्टर हो गया F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। न्यूटन सेकंड लॉ लगाया हमने और FCM को लिखा MVCM अपॉन dt, F1 को लिखा M1 dV1 अपॉन dt, F2 को लिखा M2 dV2 अपॉन dt। और मैथमेटिकली d अपॉन dt VCM ब्रैकेट में इज इक्वल टू M1 V1 वेक्टर इज अपॉन M1 प्लस M2 d अपॉन dt। और मैथमेटिकली VCM बराबर हो गया M1 V1 के M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2 के। निकालना पोजीशन वेक्टर था, निकल कर वेलोसिटी आ गई, एक गिफ्ट मिल गया हमें। उसके बाद हम पहुंचे पोजीशन वेक्टर पर। देखिए इसके आगे बोर्ड पर मौजूद है। VCM को लिखा हमने DRCM अपॉन dt। VCM का मतलब है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, जो जब भी आएगी जब सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो। और आप देख रहे हैं मैथमेटिकली RCM आ गया M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। और बच्चों इस रिजल्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं अप टू n पार्टिकल सिस्टम। अगर n पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? RCM इज इक्वल टू M1 प्लस M2 M1 R1 प्लस M2 R2 डॉट 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 MnRn अपॉन M1 प्लस M2 डॉट 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 अप टू Mn। इस तरीके से हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम डिराइव कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इन लेक्चर्स को बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम और दिल से ये लेक्चर हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स ज़रूर दें अपने नाम के साथ। YouTube लेक्चर के नीचे एक कॉलम होता है कमेंट्स, वहाँ पर अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए बच्चों। बेस्ट कमेंट। गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।